लोभ लागा तेरा गे बांकी पड़ोसने, हेरी तेरा मुंहड़ू प्यारा हो। वो उस टाइम वो भी कपिल भाई का दिमाग था ना कि खुद क्यों कीबोर्ड से कुछ फीलिंग नहीं आएगी, तो जब हम पूरा ही कॉपी कर रहे हैं तो फिर क्यों ना म्यूजिक के साथ ही कॉपी कर रहे हैं। यार अब दो डॉक ले आवे, दो डॉक प्रोफेशनली से तू भी बड़े प्रोफेशनली कपड़े चेंज करो, लड़की का हाथ पकड़ो, लड़की चेंज, कपड़े चेंज, फ्रेम सेट, डांस करो, गाना खत्म। फिर मैंने अंदर से आवाज आई, मैं कहा बस कमलेश भाई, मैं कहा आज आपकी बारी आ गई, मैं कहा अब गाओ आप। फिर जो बोला टीवी में आता है ना, बोला वो नहीं आया, बोला मैं कहा वो कहाँ से आना, मैं कहा भाई 75,000 जो बंदा 30 रुपए लेके गया हो तो सोचो उसके लिए 75,000 तो मतलब हता है मीना ध्याड़ा लचंग बंजियोशी। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है एपिसोड 26। एपिसोड 26 के आज के हमारे गेस्ट हैं रमेश ठाकुर, ऑल द वे फ्रॉम कुल्लू। यस, फोक सिंगर हैं, आप सभी जानते हैं, इनसे परिचित हैं, बहुत सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं। रमेश भाई ने अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में शेयर की है। बहुत ही साधारण परिवार से ये आते हैं और जो मुकाम इन्होंने आज हासिल किया है वो सारा स्ट्रगल इन्होंने अपना इस पॉडकास्ट एपिसोड में शेयर किया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जेब में घर से 30 रुपए लेके गए थे और जब वापस आए तो 75,000 रुपए का चेक इनके हाथ में था। अब ये क्या स्टोरी है आपको पॉडकास्ट देख के समझ में आएगी। आप जल्दी से इस पॉडकास्ट एपिसोड को देखिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे भी हम आपको द हिमाचली पॉडकास्ट के नाम से मिल जाएंगे। धन्यवाद। रमेश भाई, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू। क्या चल रहा है? सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चल रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कुल्लू से स्पेशल आए हो पॉडकास्ट के लिए। दूसरा आए हो और साथ में ये प्यारी सी टोपी भी मेरे लिए लेके आए हो, इसके लिए भी बहुत अच्छी लग रही है वैसे आप पे। धन्यवाद। रमेश भाई, थोड़ा सा बताओ ना अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कि कैसे आपका ये म्यूजिकल सफ़र शुरू हुआ। 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम से थोड़ा शुरू हो गया था। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही गाता था, फिर 2-3 जो मेरे यार दोस्त थे वो तारीफ़ करते थे, यार तो अच्छा गा रहा है। फिर टीचर जो थे वो तारीफ़ करने लग पड़े कि अच्छा गा रहे। फिर जो हमारे बाल सभा होती थी जी, सैटरडे शाम को स्कूल में, तो उसमें धीरे धीरे गाना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे पूरा स्कूल तारीफ़ करने लग पड़ा कि यार, फिर मुझे भी लगा कि मैं कुछ सारे ही कुछ बोल रहे हैं, मुझे तो भाई होगी कुछ न कुछ सही बात होगी। फिर थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ रुख किया तो फिर थोड़ा मैं इंटरेस्ट लेने लगा। फिर उस टाइम हमारे पास कोई ऐसा कोई गाने सुनने के लिए कोई साधन तो था नहीं। अब जो घर की स्थिति थी उस हिसाब से रेडियो भी नहीं था। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे करके जब टीवी आया तो फिर जब एक ही होता था चैनल, DD1 दूरदर्शन, तो फिर उस पर रंगोली आती थी। तो बस वहीं से पूरा मॉर्निंग में संडे को सुनने गाने, तो फिर लिरिक्स एकदम से जितने आगे चलते तो लिख लेता था। तो फिर 3 लाइनें कभी 4 लाइनें लिख ली, तो फिर नेक्स्ट टाइम वेट करना उस गाने का दोबारा आने के लिए कि भाई इस पे दोबारा आएगा तो मैं आगे का लिरिक्स मैं लिखूंगा। फिर ऐसे करके गाता गया। आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट सिस्टम रहा है इस पूरी जर्नी में? देखिए, स्टार्टिंग में तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। हालांकि सपोर्ट तो डैडी ने भी किया, पर डैडी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे ना इस चीज़ में कि चलो ठीक है भाई, तूने जो करना है तो अपने हिसाब से लगा रहे, तू करता रहे। तो मम्मी को होती थी टेंशन थोड़ा सा, भाई ये पढ़ भी नहीं रहा है तो एकदम से इसका इंटरेस्ट कहाँ से इस गाने बजाने में हो गया। तो वो थोड़ा उनके चेहरे को देख के लगता था कि थोड़ा अंदर सोचते हैं मन ही मन में कि मैं इसको बोलूँ तो बोलूँ क्या बोलूँ करने के लिए, कि बेटा तूने पढ़ना है कि तूने गाना है कि क्या करना है। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। उसके बाद जब मेरी एंगेजमेंट हुई, मेरी शादी हुई, तो मैक्सिमम लोग बोलते थे कि शादी के बाद लोग गायब हो जाते हैं, ये होता है वो होता है, पर ये उनकी सोच है, ये बिल्कुल झूठ बात है। मैंने शादी के बाद बहुत ज़्यादा काम किया और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी करती है, चाहे वो शूट को लेके हो चाहे वो शो को लेके हुए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये क्या कपड़े पहने हुए, आज ये नहीं पहनना, ये पहनना। हाँ। जब कोई शूटिंग में जाते हैं तो फिर मेरे को बताओ जो साथ में लड़की है वो किस तरह की ड्रेस पहन रही है, तो मैचिंग मैं दूंगी करके आपको। क्या बात है। वो अगर ऐसा पहने तो आपने ऐसा पहनना है। तो फिर मैं ज़्यादा कपड़ों की टेंशन तो लेता नहीं हूँ।
शुरू से ही मतलब सिंपल रहो जैसा भी है, बस आप अपने काम में अच्छे होने चाहिए, बस कपड़ों का क्या है उतना नहीं देखा। तो बहुत सपोर्ट किया मुझे मेरी मम्मी ने, मेरी वाइफ ने, सब रिश्तेदारों ने। लव मैरिज है क्या? लव मैरिज ही बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं किसी से मतलब होता नहीं है, स्टार्टिंग में जब आप स्कूल कॉलेज में होते थे तो थी एक गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते, मतलब मेरे दिल में उसके लिए प्यार था, उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं था। अच्छा। तो जब मैंने अपने उस चीज़ का जिक्र किया तो फिर उसने मुझे ऐसे ही डांट फटकार लगा के भगा दिया कि तू क्या बोल रहा है, मुझे तू साइड हो जाए, ऐसा जो भी होता है। फिर जब मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई तो फिर उसके बाद फिर वो अरेंज भी वही है तो लव मैरिज भी वही है। तो एक तरफा प्यार में थे आप पहले? हाँ, एक तरफा बोल सकते हैं। होता है। एक आपका गाना है बांकी पड़ोसने, हाँ जी, ठीक है, जो बहुत पहले भी आया था और उसके बाद आपने उसको रिविजिट किया है अभी कुछ टाइम पहले। बिल्कुल। उसमें जो मम्मी से पैसे लेते हो बिल्कुल। और पापा पैसे नहीं देते, वो क्या, वो रियल है कुछ? वो रियल है वो। एक्चुअली में जब शुरू में स्कूल से मैंने बात की, स्कूल से गाना शुरू किया तो लास्ट में फिर फाइनली तो हर बंदा चाहता है कि मैं स्टूडियो में गाऊं, मेरे भी पोस्टर लगे, मेरी भी फोटो कैसेट पे आए। तो उस टाइम स्टूडियो बहुत जैसे आज हैं उस टाइम नहीं हुआ करते थे। ST कश्यप जी का हुआ करता था स्टूडियो, सबसे पहला स्टूडियो उनका है, आज भी है। राइट। तो वो मतलब वहाँ जाने का एक अलग ही फीलिंग होती थी कि बस कब दर्शन वहाँ के होंगे। और मुझे बहुत टाइम लगा है गुरुजी के स्टूडियो के दर्शन करने का, क्योंकि मेरे कोई जरिया नहीं बन रहा था वहाँ जाने के लिए कि मैं ऐसे उठ के कैसे चल जाऊँ वहाँ पे कि बोलेंगे तू कौन है। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की है, किसी के थ्रू वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो फिर जब फर्स्ट एल्बम की बात आई रिकॉर्ड करने की, तो सबसे बड़ी बात थी कि पैसे नहीं थे। तो उन दिनों शायद 30, 35, 40 हज़ार लगता था एक कैसेट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिर मैं मम्मी के पीछे पड़ गया, मैं कहा जितना भी है पैसे, मैं कहा आप दे दो मुझे। अब मुझे ये भी पता था कि नहीं है पैसे, पता है कि पैसे नहीं है घर में, पर होता नहीं है पागलपन बचपना कि भाई मुझे चाहिए तो चाहिए। फिर मम्मी ने उस टाइम जो थोड़ी पूरी सेविंग की थी तो वो भी दे दी। फिर थोड़े पैसे मासी ने दिए, थोड़े से मामा ने दिए। तो फिर जाके वो 30-35 हज़ार पूरा किया। फिर वो चीज़ हुई, रिकॉर्ड हुई बाद में बांकी पड़ोसने। हाँ, जो आपने वो स्टोरी देखी वो बिल्कुल रियल है। पर उसमें वो थोड़ा छोटा सा पार्ट है ना, बाकी वो बहुत लंबा है। जी, हमारे पास टाइम है, इफ यू वांट टू शेयर। उन दिनों क्या होता था कि हमारे जो आजकल बजौरा में पुल है, तो उस टाइम वो पुल नया बन रहा था, वो यूं था, मतलब बिल्कुल कनेक्ट नहीं था। तो लोहे के जो एंगल लगे थे उसमें, तो मैं उस पुल से क्रॉस करके लोहे के एंगल से नीचे उतर के सामने से चढ़ के फिर बजौरा पहुंचता था। वहाँ से बस पकड़ के पनारसा, फिर पनारसा से ऐसी खड़ी चढ़े हुआ करती थी स्टूडियो के लिए, वहाँ पहुँचना। फिर वहाँ पे उस टाइम बहुत लोग हुआ करते थे स्टूडियो में, शिमला, कांगड़ा, हर जगह के आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग में जब गया तो 2-3 दिन तो मतलब मेरे को नींद भी नहीं आई, क्योंकि जिन आर्टिस्ट को मैं देखता था ना कैसेट के कवर पे, तो वो जब सामने दिखे तो फिर कुछ अलग ही फीलिंग होती है ना, मतलब आप समझ सकते हैं। कौन कौन आर्टिस्ट थे? राकेश ठाकुर जी थे, ओके, किशन भाई थे, किशन वर्मा जी थे, ओके, धीरज शर्मा जी थे, कांगड़ा वाले, और सबसे नरेंद्र ठाकुर जी, वो रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे जी। तो बस वो भी थे। और राठी जी वो तो हम तो एक ही एरिया से, एक ही गांव से है, तो चलो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे गांव से है। कि उनको हमने सुन के सीखा हुआ है। तो बचपन में आते थे वो हमारे स्कूल में। अच्छा। नाटी मुझे धुंधली सी याद है 4th 5th की, तो उस टाइम वो आया करते थे हमें नाटी गाने सिखाने के लिए स्कूल में। तो बस ऐसे चलता रहा सफर सारा रिकॉर्डिंग का। फिर उन दिनों बहुत बर्डन होता था काम का शायद ना, क्योंकि जो मैंने उस टाइम माहौल देखा वहाँ पे गुरुजी के स्टूडियो में, तो गुरुजी शाम को 9-10-11 बजे के बाद काम करते थे। तो मैं तो शाम को पहुँच जाता था, कॉलेज से भाग के, स्कूल से भाग के, जो भी था। तो बस वो 4-5 घंटे बस बैठा रहता था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका कौन सा गाना आ रहा है, कौन किस तरह से गा रहा है, कि मतलब वो बस वेट के चक्कर में। फिर रात को जब गुरुजी उठते थे फिर थोड़ा काम करते थे। तो जो बांकी पड़ोसन की आपने बात की, वो स्टार्टिंग में कुछ मतलब थोड़ा लिखा था एस कुमार ने, संजय भाई जो जिनकी प्रोडक्शन में ये गाना है, भुंतर से भाई। तो जब गुरुजी ने देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं था मीटर में, मतलब आगे पीछे था, कुछ था। फिर गुरुजी ने उसको सही तरीके से बिल्कुल बना के
फिर वो हमने उस टाइम रिकॉर्ड किया। तो आपको ये एस कुमार जी लेके आए थे गुरुजी के पास? नहीं, मेरे को स्टूडियो एक हमारे बड़े भाई है अनुपम, ओके। अनूप भाई, वो कीबोर्ड भी बजाते हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी, मतलब म्यूजिक भी कंपोज करते हैं। तो वो लेके गए थे, उनकी एक शॉप हुआ करती थी बुनतर में, तो मैं वहाँ बैठा रहता था उनके घर से स्कूल के लिए। तो मुझे पता है कि अब ये कैसेट की शॉप है, अब इंटरेस्ट गाने का था, तो फिर मैं कॉलेज भी जाना छोड़ देता था, बस दिन भर दुकान में बैठ के और वो सारे पुराने गाने ढूंढा करता था, क्योंकि मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर रफ़ी साहब नहीं होते तो शायद मैं भी एज ए सिंगर नहीं होता, क्योंकि इतना प्रभाव है उनका, मतलब मेरे जीवन पे बचपन से सुना है। तो वो सारे गाने मेरे को वहाँ पे स्टोर मिल जाता था सुनने के लिए। तो फिर ऐसे करके फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग की बात की कि मैं गुरुजी के पास रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर 2 दिन तो बोलने में लगे कि भाई मैंने भी आना साथ में। तो फिर वो ले गए मुझे साथ में। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम स्टूडियो देखा गुरुजी का। पनारसा के स्टूडियो के बारे में बताओ ना, और क्या क्या है? वहाँ पे खाना बन रहा होता था, बस उस खाने का जो स्वाद था वो कहीं नहीं मुझे उसके बाद दिखा ना मिला, क्योंकि पता नहीं एक माहौल कुछ ऐसा था, बस आप आओ, खाना खाओ, रेस्ट करो, जाओ काम, मतलब कि बिजी, बहुत बिजी शेड्यूल होता था वहाँ पे। खाना वगैरह सब गुरुजी ही बिल्कुल वहाँ पे अकोमोडेट। हालांकि मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि मैं थोड़ा वो चीज़ मिस कर गया। अब गुरुजी का जो स्टूडियो स्क्रो में था, तो मैंने सुना था लाइव रिकॉर्डिंग के बारे में, आज भी सुनता हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट था, काश मैं उस टाइम में होता तो मैं भी उस लाइव रिकॉर्डिंग जो सेशन होता था उसका हिस्सा होता। पर चलो देर आए दुरुस्त आए। पनारसा में तो आपने? हाँ जी, पनारसा में भी लाइव नहीं होगा। मैंने जो स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग की थी गुरुजी के पास, वो लाइव नहीं थी वो। अच्छा। हाँ, वो 8 पे थी शायद, 3-4 ट्रैक कुछ होता था सिस्टम ना, उस पे किया था मैंने। अच्छा, तो पूरा वो, तो फिर पूरा ग्रुप बैठता था। हाँ। 2-2 3 दिन एक गाने की रिहर्सल गुरुजी बताते हैं। हाँ। तो फिर जब वो बताते हैं तो मैं बैकग्राउंड में चल जाता हूँ। फिर पिक्चर आने शुरू हो जाते हैं माइंड में कि अच्छा कैसा होता था, एक ने छोटी सी गलती की तो फिर सबको दोबारा रिपीट। तो अच्छा भी था ना, जैसे कि अब पता है कि एक गाने के लिए आप 4-4 दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो आप में परफेक्ट है ना, फिर आप में वो म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला कोई भी हो, तो अच्छा था मेरे हिसाब से। तो बांकी पड़ोसन फिर आपने गुरुजी के पास पूरी एल्बम में वो रिकॉर्ड कर ली। 6 सॉन्ग थे उसमें। तो बांकी पड़ोसन अगर आप नहीं सुनाएंगे तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गुरुजी ने इसका कंपोज किया, धुन भी बनाई गुरुजी ने। तो उन दिनों उतना गाना चला नहीं। ये जब दोबारा रिक्रिएट किया, इसका जो हमने दोबारा रिक्रिएट किया, वो संदीप ने किया, वो संदीप ठाकुर। तो उसके बाद से एकदम से ये गाना क्लिक हो गया। तो मतलब आज किसी भी स्टेज पे जहाँ मैं परफॉर्म करता हूँ तो 2-3 बार ये गाना ही पड़ता है। अच्छा। लोग बार बार डिमांड करते हैं कि भाई इसको गाओ, इसको गाओ, इसको गाओ। तो चलिए मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। लोभ लागा तेरा गे बांकी पड़ोसने, हेरी तेरा मुंहडू प्यारा हो। लोभ लागा तेरा गे हो, जीव जळू म्हारा गे बांकी पड़ोसने, जे बेके रे लोका बेशारा हो, जीव जळू म्हारा गे। ये गुरुजी के देन है। क्या बात है, क्या बढ़िया कंपोजिशन है यार ये। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। तो बांकी पड़ोसन, ये तो एल्बम तो होगी, पर बांकी पड़ोसन आपने फिर फिल्म भी बना दी? हाँ जी, फिल्म की ओर थोड़ा लेके चलता हूँ। वो भी एक फिल्म आई थी, दुई ठग। हाँ बिल्कुल। जिसमें उकम प्रेमी जी थे, रुपेश ठाकुर जी थे और कपिल शर्मा उनके डायरेक्टर थे। तो उन दिनों क्या था कि मेरा एक्टिंग में मेरा उतना कुछ मेरा ध्यान नहीं था। मैंने कभी सोचा था ज़िंदगी में मुझे एक्टिंग भी करनी पड़ेगी, तो मेरा सिर्फ गाने की तरफ ध्यान हुआ करता था। तो जब ऐसे गलती से देख ली थी उस टाइम वो फिल्म, तो ऐसी देखी कि बस मैंने बोला कि बस अब मुझे भी जाना है, मुझे भी एक्टिंग करनी है। तो उस टाइम थोड़ा मैं परिचित नहीं था कपिल भाई से। तो फिर जब धीरे धीरे जब उनसे थोड़ा उठना बैठना शुरू हुआ, तो फिर जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई छोटा सा रोल मुझे भी दे दो फिल्म में, तो बोला यार नहीं, हम तो बोला ये जो एक सीरीज टाइप की बनी है, दुई ठग 2 बंदे ही होंगे, तो बोला इसमें तो हम नहीं कुछ कर सकते, अब क्या करें। फिर मतलब मैं उनके पीछे पड़ गया, भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, बस आप कुछ भी करो। फिर उन्होंने मेरे लिए एक नया रोल क्रिएट किया कि भाई ठीक है, अब तेरे को छोटा सा रोल भी नहीं दे सकते, आप तो सिंगर हो, मेरे को आप बोले सिंगर हो, बोला मेरे से रोल मांग रहा है। मैं कहा भाई वो अलग बात है, मेरी सिंगिंग अलग बात है, पर मैं कहा मैं अभी एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक छोटा सा रोल निकाला उसमें। तो फिर मतलब 2 की जगह फिर 3 बंदे शामिल हो गए वो लूटपाट करने के लिए, जो फिल्म स्टोरी होती थी, ठगी मतलब ठगना है लोगों को। फिर उसके बाद
उनके माइंड में एक स्टोरी तो क्या बोलूँ मैं, 2-3 हिंदी फिल्म थी, उनकी स्टोरी मिक्स करके हमने अपनी लैंग्वेज में मतलब वो डब करके शूट करके दी थी, और इतना पसंद की लोगों ने कि अभी तक भी कॉल आते हैं भाई, अभी तक भी कॉल आते हैं कि अगली फिल्म कब कर रहे हैं आप, कब कर रहे हैं अगली। तो अगली फिल्म कब कर रहे हैं आप? तो अगली फिल्म के लिए अब वैसे स्टोरी तो कपिल भाई ने दोबारा से लिखी है, पर वो जो हम 4 थे उसमें, अब हम चारों को इकट्ठा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि अब कभी एक बिजी तो दूसरा फ्री, और दूसरा बिजी तो पहला फ्री, तो मतलब इस तरह से वो कुछ वो जुड़ नहीं पा रहा ना सिस्टम। तो उसमें प्याकड़ू राम जी भी आपके साथ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, हुक्म भाई, हुक्म प्रेमी जी, वो तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, मतलब कि एक्टिंग फिल्मों का जो मुझे कीड़ा लगा ना भाई एक्टिंग का, उनको देख के बस मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे अपने साथ ले लो भाई। उजीरा खापरा में जो उन्होंने प्याकड़ू वाला रोल किया था भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। बांकी पड़ोसन में ना मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब उसमें आप वो लड़की को बचाने के चक्कर में जाते हैं ना वैन में, उस टाइम पे जो म्यूजिक चल रहा होता है ना, वो ऐसा लगता है पुरानी फिल्मों में जो म्यूजिक लगा होता था ना, वो पूरा एकदम, वो एक्चुअल में ओरिजिनल म्यूजिक ये फिल्म का ही बैकग्राउंड। उस टाइम क्या होता था कि वो सीडी में था, तो कोई कॉपीराइट का नहीं था, कोई इशू नहीं था, बट आज नहीं ऐसा कर सकते। आज जैसे ही आपको पता, आज तो सारा यूट्यूब पे है, तो आज नहीं। वो उस टाइम वो भी कपिल भाई का दिमाग था ना कि खुद क्यों कीबोर्ड से कुछ फीलिंग नहीं आएगी, तो जब हम पूरा ही कॉपी कर रहे हैं तो फिर क्यों ना म्यूजिक के साथ ही कॉपी कर रहे हैं। कितना ऑनेस्टली बता रहे हो यार। नहीं, सच बात है, सच बात है। जो कौन सी फिल्म से इंस्पायर्ड थे आप इस बांकी पड़ोसन में? जो पुरानी बांकी पड़ोसन नहीं, नई पड़ोसन थी, जिसमें किशोर दा ने काम किया हुआ है और सुनील दत्त जी थे। कुछ एक सीन उस मूवी के हैं, और जिसमें वो गुरु चेले वाला सीन है कि भाई गा बेटा गा सा, उस तरह उसमें था। एक जो ढोल फिल्म आई थी, बस वो मैक्सिमम उससे ही है, वो 4 कैरेक्टर जो है वही है। उसमें हमने बैकग्राउंड में जो गाने लगा रखे थे ना बीच बीच में, वो मैं क्या यार, ये तो अलग ही कर रखा है। वो बिल्कुल ओरिजिनल ही। तो मैं क्या पूरा तो कर लिया कॉपी, तो म्यूजिक भी उठा लो साथ में, क्या हो जाएगा। पर अच्छी कोशिश थी, मतलब इस तरीके पे सोचना उस टाइम पे, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। लोग आज की डेट में नहीं बना पा रहे हैं, सब कुछ है आज की डेट में। और उसमें कुछ एक जो अब स्पेशल इफेक्ट तो क्या बोल सकता हूँ मैं, मतलब जो भी था हमारे लिए उस टाइम, वो सारा दिमाग हुक्म प्रेमी जी का है, क्योंकि एडिटर वही होते हैं ना फिल्म के। हुक्म भाई बहुत अच्छे एडिटर है, उन्होंने बहुत सी एल्बम एडिट की हुई है। जितने भी राजेंद्राचार्य जी के स्टूडियो में जो भी शूट होता था, तो वो वहाँ के मेन एडिटर हुआ करते थे, तो फिल्म भी उन्होंने खुद ही एडिट की है। तो इसलिए बार बार बीच में बोलते थे, जब हमारा ना शूट मारा, तो बोलते थे भाई मेरी सेवा साइड से करने, तो बाद में कैंची लगा दूंगा बोला मैं तुम्हारे शॉट पे। बताओ थोड़ा सा हुक्म भाई के बारे में, थोड़ा और बताओ। हाँ, हुक्म भाई का एक ऐसा भी था सिस्टम, खुद तो परफेक्ट एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट है, खुद अपना शॉट जब देना बिल्कुल सीरियस, फिर जब कैमरा इस तरफ को लगना हमारे साइड को, जब हमारे एक्सप्रेशन लेने, तो उसने बैक कैमरे में चल जाना, बस वहां से फिर ऐसे आड़ी तिरछी शक्लें करके ना, बस हमको हंसी आ जाती बस। मतलब फिर जब बहुत मुश्किल होता फिर अपने आप को कंट्रोल करना, फिर ना उनका वही फनी सा वो जो फेस था वही दिखता था, फिर कैसे डायलॉग बोलने तो कैसे एक्टिंग करे, बस मैं खुद अपना काम करना, बाकी को रखना लगा के तुम लोग करते रहो। ऊपर से इतना सीनियर आर्टिस्ट क्या ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसमें कुछ भी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बांकी पड़ोसन फिल्म की है, उसकी सिर्फ स्टोरी लिखी थी भाई ने। स्टोरी क्या मतलब, जो था सीन जो था फिल्म का उठाया हुआ कि ये सीन ऐसा करना है, कोई डायलॉग नहीं लिखे उसमें। उन्होंने क्या बोलना कि भाई देखो ऐसा है, तुम 4 बैठे हैं, लड़की वहां से आ रही है, तो तुमने देखा, सबसे बड़ी बात देखा ना सीन, तेरा कैरेक्टर है तो अपन डायलॉग याद कर ले खुद ही क्या बोलना, बस ऑन द स्पॉट बोला हुआ है। अच्छा, हाँ, तो एक उस फिल्म का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ मेरा, आज भी लोग छेड़ते हैं, कई तो कमेंट भी करते हैं फेसबुक पे। तो जब वो शायद बांकी पड़ोसन, शायद उसकी अगली फिल्म थी, चलो डायलॉग की बात मैं बोल देता हूँ, जिसमें मतलब मैं किसी के पास काम कर रहा होता हूँ, फिर वो लोग में मिलते दो ठग मेरे को, बोलते हैं अरे यहाँ तेरे को क्या मिलना, तुम हमारे साथ चल। मैं तुम करते क्या है भाई? बोला हम तो भाई चोरी ठगी करते हैं। मैं कहूँ मैं भी करूँगा, आ जाओ मेरे को ले जाओ साथ में। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं मेरे लाला से हिसाब किताब करके आया, तो फिर मैं उसका हिसाब किताब, ठीक है तेरी नौकरी यहाँ पे, मैं चला। फिर वो मेरे पता नहीं एकदम से कहाँ से आ गया ना, मतलब सही। मैं कहा गुरुजी, मैं कहा बीड़ी पियो, 2 काले, मैं कहा सिगरेट पिया मुँह में। मतलब आज भी लोग उस डायलॉग को इतना बोलते कि भाई गुरुजी बीड़ी पी के हुए दांत काले, मेरे को सिगरेट पिलाओ भाई। तो आज भी लोग मतलब उस डायलॉग को याद करते हैं। बांकी पड़ोसन पे आते हैं वापस जी। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि उजीरा खापरा में वो राजेंद्राचार्य जी और गोपाल शर्मा जी आए थे, तो उन्होंने बताया था कि गोपाल जी कहते, मैंने बोला इनको कि स्क्रिप्ट लिख तू, मैं आता हूँ, चंडीगढ़ जाके आता हूँ।
मैं वापस आया, मैंने बोला कि दिखा स्क्रिप्ट कहाँ है, तो बोले 2 लाइनों की स्क्रिप्ट लिख रखी थी, 2 लाइनें कुछ तरह से, बोले स्क्रिप्ट कहाँ है? बोले, यही तो स्क्रिप्ट है। बोले कोई डायलॉग नहीं थे उस पर, कुछ नहीं था। और ये तो वैसी वाली चीज लग रही है मेरे को। ये मेरे को लगता है राजेंद्र आचार्य जी प्याकड़ू राम जी से इंस्पायर्ड थे थोड़े बहुत। पता भी नहीं था कि किस तरह से करना, बस सीख के बस करना तो करना। क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे उस फिल्म को शूट भाई करने बहुत मुश्किल होती थी। एक सबसे बड़ी बात है, आर्टिस्ट नहीं मिलते थे। अब आर्टिस्ट जो भी मिलते थे, अब सबको लगता था कि बस मेरे को तो छोटा सा रोल दिया हुआ है, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैक्सिमम लोग जानते नहीं कि हमने डबिंग की हुई है टोटल। अच्छा, अब उस स्टूडियो बाद में जैसे कैमरे में टेक दे दिया, फिर सामने से फिर एलईडी पे देख के माइक स्टूडियो में पूरा डब किया हुआ है। जैसा होता है जैसा होता है क्योंकि वो ऑन द स्पॉट, अब हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट तो थे नहीं कि भाई कोई माइक है, कोई बूम माइक जो होता है सिस्टम, वो तो था नहीं उस वक्त। और सच बताऊं तो असली एक्टिंग वो डबिंग करना ही लगी मेरे को भाई। चलो कैमरे से हम तुम बोल दिया, जो भी बोल दिया फ्लो में बोल दिया, फटाफट बोल दिया। अब उस चीज को माइक पे उस एक्सप्रेशन को कैच करने के बाद किस तरह से बोलेंगे आप, मेरे को लगे कि वो असली एक्टिंग डबिंग करना। शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ। फिर थोड़ा आदत पड़ गई थी। फिर मेरे को भाई ने बोला, देख ऐसा है, मैं तेरे को 1 लाइन का डायलॉग देता हूँ ना, तू उसकी 3 बनाता है। अब लगा पता यहाँ पे डबिंग करते टाइम, इसलिए जो लिख के दिया ना, कम बोलो, तो यहाँ भी तो कम बोलना पड़ेगा ना। उस टाइम सोचते बस ये मेरे ऊपर भारी पड़ा तो मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलूं, मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलूं। फिर जब उन्होंने रियलाइज कराया कि नहीं, मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बोला आपने, अब से मैं कम बोलूंगा, सिलेक्टेड बोलूंगा। एक तो फिर जब मैं बोलता हूँ तो मैं हकलाता भी हूँ। अच्छा, मतलब ये गाते हुए नहीं हकलाता हूँ, पर मतलब जब मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो थोड़ा होता है, तो फिर वो चीज़ भी मुश्किल होती है कैमरे के सामने। फिर सोचना, फिर बिल्कुल ठहर के बोलना। फिर कई बार होता है ना ऐसा कि बंदा घुस जाता है करेक्टर में, तो फिर एकदम से फ्लो में निकल जाता कुछ भी। फिर तो मतलब ऐसा लगा मुझे कि डबिंग करना बहुत मुश्किल है। जैसे रमेश भाई, मैंने एक चीज नोटिस करी है, जैसे आपका वो बस स्टैंड वाला सीन था, उसमें अच्छा लोग लगे यहाँ देखने, शूट लगो ना स्टेप पर होने, बिल्कुल, तो लोग का ना वो अटेंशन हटाना बड़ा मुश्किल हुआ। बहुत मुश्किल है ना, मतलब कि 10 बार बोल दिया कि भाई थोड़ा आप चलते फिरते रहो, बस यहाँ देखो मत, बस ऐसा 2 मिनट के लिए, बस फिर से बस किसको बोले। अब कोई जूनियर आर्टिस्ट तो थे नहीं कि भाई हम उनको पे कर रहे, तो उनको हम बोला भाई मत देखो। नेचुरल पब्लिक है बस स्टैंड की, कहीं उल्टा बोलते तो खुद के मार खाने की बारी आ जानी थी। कौन सा बस स्टैंड था वो? बंजार का बस स्टैंड है वो, है ना। लोग नहीं मन रहे नहीं है भाई, वहीं कैमरे पे देखूं इसमें। एक उसमें एक था अंकल जिसको मैं टोपी ऐसे शिफ्ट करके उससे पैसे लेता हूँ। वो जब अगला शॉट हुआ हमारा, जो बाइक पे आना था ना, तो उस शॉट में वो अंकल पीछे घूम रहा है ऐसे करके। मतलब कि जो उसके पहले सीन में मेरे साथ था, तो जब दूसरा शॉट लगा बस स्टैंड का, पप्पी भाई और हुक्म भाई का, तो उसमें वो पीछे बैकग्राउंड में घूम रहा है। मतलब बहुत मुश्किल था। चलो अब गलती कैसे नहीं होनी है, जिस चीज का पता है ना, फिर भी की गलती तो होती है, पर लोगों ने एंजॉय किया। बस लोगों ने नहीं उसमें कोई भी कमियां निकाली कि भाई तुमने ऐसा किया वैसा किया, उनको देख के मजा आया। उनको आपका एफर्ट अच्छा लगा ना, पहली बात। और लैंग्वेज अपनी थी, सबसे बड़ी बात में आपने किया था। हालांकि सबने की बात बोली, बोला उस फिल्म की कॉपी है ना, तो बोला ये सही लग रही है, बोला तुमने बोला कैरेक्टर सही छांटे हुए हैं। तो कश्यप जी के पास जाने से पहले आप जॉनी जी के पास भी जाते थे? सबसे पहले तो कश्यप जी के पास ही गया। उसके बाद फिर आप जॉनी जी के उसके बाद जब मैं 2006 में जब मैं कॉलेज में था, फिर कॉलेज के पास था स्टूडियो जॉनी भाई का, तो फिर हुक्म भाई से मेरी पहले से थोड़ी बातचीत थी, तो हुक्म भाई लेके गए थे मुझे जॉनी भाई के पास कि ऐसा है। तो उन दिनों क्या होता था कि कोर्स होता था, भाई ठीक है, तो मेरे को कोर्स के लिए बुलाते थे कॉलेज से कि भाई फलाना सिंगर है तो उसका कोर्स करना आपने। तो मैं जाता था वहाँ पे, तो धीरे धीरे करके तो एक एल्बम मैंने गाई थी वहाँ पे गोपाल शर्मा जी के साथ, और अनूप भाई जिनका मैंने जिक्र किया था कि जो मुझे नरसा ले गए थे स्टूडियो, हम तीनों ने गाई थी। तो जो गाने लिखे थे वो बिल्कुल नए गाने थे, वो आड़े टेढ़े गाने थे वो। तो अब जिस बंदे ने लिखे थे बेचारे ने, उसने तो अपने दिल से लिखे थे, बट उसको म्यूजिक का स्केल का और रिदम का नॉलेज नहीं था कि सम ऑफ बीट जो भी होता है, उन्होंने लिख दिए थे। तो मेरे को किया फ़ोन राजेंद्र आचार्य जी ने कि भाई आ जा, ठीक है जी। तो उसमें भाई 12 गाने थे, पूरा दिन लगा उन गाने को मीटर में लाने के लिए। भाई ने कीबोर्ड पर इसमें ना ये शब्द ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें थोड़ा शॉर्ट करना पड़ना, ठीक है अब गा, ठीक है। 12 के 12 मतलब पूरा दिन ऐसी मतलब कि सर दर्द होगी।
फिर बाद में हफ्ते बाद आके बोलते हैं तेरे बोले 3 गाने हैं ना, मैं कहा बाकी तो वो गाएंगे। मैं कहा फिर मेरी परेड क्यों करवाई फिर। तैयार कर रहे थे आपको वो। जी जी। सुदर्शना जी के साथ भी आपने कुछ गाने हाँ रिकॉर्ड किए जी थे? हाँ जी हाँ जी, एक पूरी एल्बम हमने साथ में गाई थी, फिर बीच में उसके बाद भी 2-3 गाने और किए थे हमने। आप धर्मेंद्र जी के गाने भी सुनते थे? धर्मेंद्र जी तो वो इंसान है, अगर वो ना होते तो मैं शायद लोकल गाने कभी सुनता भी नहीं। उनकी गायकी का प्रभाव है आप पे? बिल्कुल बिल्कुल। होता नहीं भाई, जैसे बचपन में स्कूल में छुट्टियां होती थी संडे, तो दिन भर पहले अपनी यूनिफॉर्म धो लो, फिर खुद नहा लो, फिर कोई नाखून काटने बैठ जाओ, नहीं तो डंडे पड़ते थे स्कूल में मंडे को कि भाई तेरे नाखून नहीं काटे हुए। फिर धूप में फिर लेटना। फिर उस टाइम एक पुराना सा रेडियो हुआ करता था मम्मी के पास, रेडियो जिसमें रेडियो भी हुआ करता था, तो कैसेट भी लगती थी। तो उन दिनों क्या होता था कि कैसेट किसी एक के पास होती थी गाँव में, फिर वो पूरे गाँव में रोटेट होती थी कि अच्छा तूने सुन ली, हाँ मेरे को दी कर लेना भाई, मैं सुन लूंगा भाई, दे मेरी कैसेट वापस दे। नहीं बड़े सही गाने हैं भाई, 1-2 दिन और सुनने दे। तो कैसे करके वो कैसेट उस टाइम हमारे वहाँ थी घर में, तो उसमें थे गाने शर्मा जी के। जैसे वो गाना सुना मैंने, झूरी राके रणा की नीली चिड़ी है हो पंखड़, ऐसे गाना थे। तो मतलब एकदम से कानों में कुछ चीज़ सुनाई दी, मैं कहा गाने, मैं ठीक है। फिर बस वहाँ से वो इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, मैं कहा ये तो अच्छे गाने हैं। उससे पहले मैं वही रंगोली वाली बात की आपको, जो दिखा संडे को, बस वही गुनगुनाना पूरे हफ्ते अगले मतलब संडे तक। तो उनका काफ़ी प्रभाव है कि तो लोकल गाना शुरू कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था आपने उनको? नहीं, कॉपी तो नहीं किया। जो आपने इनका ये गाना बताया, इसको गुनगुना पाएंगे? याद है आपको ये? कौन सा? यही वाला जो आप गा रहे थे अभी, ज़रूरी रहा। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैंने शर्मा जी के 3-4 गाने और भी हमने दोबारा से गाए हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा हुआ है। बहुत मतलब लोगों ने बहुत पसंद किए हुए हैं। बांकी पोटू वाली है, उनका है, वो मैंने गाया। तेरी नगरी दिल डुलाना, वो उनका है, वो मैंने गाया। उसके बाद रिजरा मानू उनका है, वो मैंने गाया। मेरी बालमा जो उनका बहुत ही मतलब वो एक ऐसा गाना है भाई, उन्होंने गाया तो बहुत बड़ी बात है कि वो तो अपने आप में हिट है। उन्होंने गाया तो उन्होंने जब लिखा है तो वो हिट है। वो जब मैंने गाया वो गाना फिर भी लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। हालांकि पता सबको है कि गाना किसका है भाई, ओरिजिनल क्रेडिट किसका है, तो इसको रिक्रिएट दोबारा से कौन कर रहा है। तो बहुत अच्छा गाना है वो, तो उसी की लाइनें सुना देता हूँ आपको। वही सुनाइए प्लीज, है ना। मेरी बालमा संगे होंडना आसा लोका दे बोलना, मेरी बालमा रोहना मिली है आसा लोका दे बोलना, औज के बिछड़े फेरी कदी मिलना कुण जाने ए गला, औज के बिछड़े फेरी कदी मिलना कुण जाने ए गला, ज्वानी निभना तेरी मेरी, ज्वानी निभना तेरी मेरी, मुकना लो भैरा हल्ला घड़ी केरी बेशड़ा। क्या बात है, बहुत ही प्यारा। जब आपने सुदर्शना जी के साथ कैसेट रिकॉर्ड करी थी जी, तो मुझे सुनने में आया है कि उनको लगा था कि ये धर्मेंद्र जी ने गा रखा है मेल लीड। शायद आपको पता नहीं होगा। हाँ नहीं, पर ये बात बहुत लोगों ने मुझे बोली है। जैसे एक अभी कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक गाना रिकॉर्ड करवाया था, स्वर्णिम हिमाचल। ओके। जो भी कुल्लू के हम सिंगर हैं 8-10 लोग थे, हम सब ने गाया था। वो शर्मा जी थे, राठी जी थे, इंद्रजीत था, मैं था, नरेंद्र भाई थे, फीमेल सिंगर भी थी, उसमें 3 लड़कियां भी थी। तो जैसे एक स्टेप मेरा था, एक आपका, सबका एक स्टेप था। जो लास्ट का जो स्टेप था वो मतलब 4 शब्द मेरे, अगले 4 आपके, अगले 4 इनके, अगले 4 उनके। तो मतलब मेरे से पहले गुरु जी का था स्टेप, शर्मा जी का, तो उसके बाद 4 शब्द मेरे थे। पर कई बार मुझे बोला कि ये लगा नहीं कि भाई तूने गाया, लगा कि वही गा रहे लास्ट तक, जबकि 4 उनके थे, 4 मेरे थे। मतलब ये बात बोली है मुझे। और पर ये जो आप बात बता रहे हो स्टूडियो में, तो ये नहीं मुझे पता था। तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, बताइए बात। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सुदर्शना जी को जब बुलाया गया, आपकी जो एल्बम आई थी जी, जब उनको सुनाया गया कि ये सुनिए ये गाने हैं, अच्छा, तो उनको आर्टिस्ट का नाम नहीं बताया गया, उनको बस ये बताया गया कि ये सुनिए। उन्होंने जब सुने गाने तो बोले धर्मेंद्र जी ने गा रखे हैं? बोले नहीं धर्मेंद्र जी नहीं, एक नया लड़का है। अच्छा। बोले नहीं मजाक कर रहे हैं आप, ये तो धर्मेंद्र जी की आवाज लग रही है। बोले नहीं ये धर्मेंद्र जी नहीं, ये रमेश करके एक लड़का है। अच्छा। तो फिर तब जाके बाद में जाके उनको यकीन हुआ कि अच्छा ये
रमेश जी हैं। चलो सुदर्शना जी भी मेरे आजकल हम रिलेशन में हैं, जो मेरी मिसेज की भाभी हैं वो आज के डेट में। अच्छा जी। तो ये मुझे बात जॉनी जी ने बताई थी। अच्छा, हाँ, बस लग रहा था मुझे कुछ आइडिया, क्योंकि उनके साथ मैंने मैक्सिमम उनके जॉनी भाई के स्टूडियो में गाने गाए हुए, तो मुझे लगा था कि वहीं से ये बात आई होनी आपके पास। मैंने जॉनी जी को पूछा था, मैं क्या बताइए कुछ। बोले ऐसा है, बोले शायद उनको भी पता नहीं होगा। नहीं, शायद हो सकता है, जैसे एक होता नहीं, जब बचपन से आपने जिसको सुना हो तो एक कुछ ना कुछ तो होता है, मतलब जो आपने कॉपी की होती है, जैसे लगता है। धर्मेंद्र जी की खास बात क्या लगती है आपको? उनकी खास बात मेरे को ये लगती है कि जो वो गाते हैं, तो मतलब उसमें जो वो गा रहे हैं वो मतलब सामने दिखता है, जैसे कुछ भी वो शब्दों को गाए, तो उनकी कंपोजिशन बहुत खतरनाक होती है, मतलब जो सीधे दिल पे लगती है। तो लगता है कि मतलब ये जो गा रहे हैं तो मतलब सामने दिख रहा होता है वो। तो ये उनकी स्पेशलिटी मुझे लगती है कि जो जब मैं उनको सुनता हूँ, ये वो आंखें बंद करके सब कुछ दिख रहा होता है। थिएटर ऑफ माइंड पूरा वो कर देते हैं। अरे वाह, अच्छा, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल वेरी नाइस। तो आपकी पहली एल्बम हो गई रिकॉर्ड एस.डी. कश्यप जी के पास। आप उसके बाद दूसरी एल्बम कौन सी आई थी? दूसरी एल्बम यही जो जिसकी आप बात करते हैं, सुदर्शना ठाकुर जी के साथ जो मैंने की अच्छा, थी। ये ठाकुर जी 2006 थी। में। अच्छा। हाँ, एक मेरे फ्रेंड है पूरन, कुल्लू से है, तो हम उस टाइम क्लास फेलो थे कॉलेज में, तो उनको था एक्टिंग का शौक, मुझे था गाने का शौक। तो हमारे बीच में एक हमारे भाई थे राम चौहान जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, तो उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया। तो उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई वहाँ पे जॉनी भाई के पास। तो उसमें मैंने पहली बार एक्टिंग की थी, जो कि मेरा मतलब बहुत ही बुरा वाला एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो मैंने उस दिन कान पकड़े, मैं कहा भाई आगे से ना मेरे से गाना गवाओ, मैं कैमरे के सामने नहीं खड़ा हूँगा। मैं सही तो कर रहा, मैं कहा नहीं सही कर रहा हूँ। मतलब कि एक गिटार लेके खड़ा था मैं, एक लड़की को ऐसे पीछे से आना था और यूं ऐसे हाथ रख के उसने ऐसा कुछ बैठना था, तो मैं ऐसा कांप रहा था भाई। हाँ, मतलब बिल्कुल, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मेरे को जबरदस्ती आप कुछ करवा रहे हो जैसे। फिर उसके बाद से फिर हमारे मनाली में भाई साहब कमलेश कुमार जी, और उनके बारे में तो मतलब जितना मैं कहूँ कम ही लगेगा। KMS मनाली मतलब बहुत हिट था, मतलब हिट कंपनी में बोलूँगा। जैसे हमारे टी सीरीज़ है पूरे ऑल वर्ल्ड में, तो हमारे हिमाचल की बोलूँ मैं उस टाइम, तो मतलब उनके पास काम करना, मतलब कि अपने बारे में सोचना, एक वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों कि भाई यार मेरे को इनके पास कब मिलेगा मौका काम करने का। तो एक बार क्या हुआ, वो भी डाबराम कुलवी जी हमारे बड़े भाई, उनके थ्रू मैं उनसे मिला हूँ। हुआ क्या कि एक कोई शादी थी मनाली में किसी की, तो शायद कमलेश भाई ने डाबराम जी को बोला होगा कि भाई आपने सिंगिंग करने के लिए आना है। तो शायद डाबराम जी के पास कुछ हुआ होगा कि उन्होंने बोला कि भाई मैंने नहीं माना। फिर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि भाई तू नहीं जाना। मैं कहा भाई बिल्कुल मैं जाऊँगा। फिर मैं वहाँ गया, फिर उस टाइम सुना कमलेश भाई ने। फिर कुछ दिनों बाद मुझे कॉल की कि अगर आपके पास गाने हैं तो आप लेके आइए, तो आपका करते हैं। बस वो दिन तो मतलब कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मेरे मौसी के बेटे की शादी की तैयारी चली थी। अच्छा। तो मतलब सब फैमिली मतलब वहाँ जाने की तैयारी में थे, तो मैं भी तैयार हो चुका था पूरा जाना भाई शादी में। तो जब वो कॉल आई, फिर मैं भूल गया शादी की भी, मैंने शादी में जाना था। फिर मैं सीधा बस पकड़ी और मनाली पहुंचा। इतना क्रेज था? बहुत हिट गाने दिए हुए कमलेश भाई ने हिमाचल की इंडस्ट्री को, बहुत हिट। झुट्टू रे झुला रे, झुट्टू रे झला रे मीनू है झुट्टू, ऐसे गाने बहुत, मतलब कि हर आर्टिस्ट चाहता था कि बस एक बार वहाँ काम करने का मौका मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। और सबसे सच बताऊं भाई, तो सबसे ज्यादा गाने मैंने वही गाए हुए हैं। और जो होता नहीं एक एक्टिंग का जो डर, वो कमलेश भाई ने निकाला मेरे अंदर से। कैसे? अब स्टार्टिंग में मनाली में शूट हुआ करता था कोठी में। अब मनाली कौन नहीं जाना चाहता था, क्रेजी था, आज भी है, उस टाइम भी था। तो हम बस पकड़ी तो पहुंच जाना थी शाम को। उन्होंने क्या करना कि सब आर्टिस्टों को साथ बैठा देना। अब सामने जो लड़की काम करने के लिए आई है, तो वो कहाँ से आई है, उसका नेचर कैसा है, वो जानना जरूरी, तभी तो हम कंफर्टेबली दिन को अगले दिन काम कर पाएंगे ना। अब जैसे मान लो कि लड़की आई कोई शिमला से, मैं हूँ कुल्लू से, तो ऑन द सेट से स्टेज पे, वहाँ पे स्टेज पे क्या मतलब वहाँ पे लोकेशन में मिल रहे हैं, तो कुछ अंदर से ना थोड़ी झिझक होती है। बातचीत होना बहुत जरूरी होता है ना, ताकि कंफर्टेबल तो हो पाए। तो उन्होंने सारे काम पे लगा देने ना, जो जैसे अननोन, जैसे जो नए, उनको नहीं लगाते थे। हम लोग तो पुराने थे, चलो तू प्याज काट, तू टमाटर काट, भाई ठीक है, तू भाई ये बना वो बना, फिर इकट्ठे बैठ के खाना, फिर बातचीत भी हो जाती थी। एक मतलब वो तो होता नहीं, एक शर्म वो खुल जाती थी, खोलने वाली बात होती है ना, कंफर्टेबल होने वाली बात होती है। फिर उनका क्या होता, शूटिंग का सिस्टम बिल्कुल, साउंड सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर चलता था। जनरेटर वगैरह उस टाइम कोई नहीं लाता था जनरेटर, वो लाते थे। फिर बड़ा एम्प लेके और बड़े बड़े स्पीकर में, और जैसे गाना बजना, तो मतलब नेचुरल
वो होता था कि बस मैं बढ़िया करूँ। तो फिर बात वही कि सामने से कोई आर्टिस्ट है, लड़की है, भाई तूने यूं करके हाथ पकड़ना तो यूं राउंड राउंड करना तो यूं तूने उसको हक करना है, बस हक। तो वो आगे से तो प्रोफेशनली है, वो तो अच्छी आर्टिस्ट लड़कियां जो भी उन आती थी। अब मैं नया बंदा, ऐसे भाई ऐसे पूरी बॉडी वाइब्रेट होती थी। फिर उन्होंने फिर बोलना, यार ढंग से कर, क्या हो गया तू, वो प्रोफेशनली है, तू भी प्रोफेशनली बन जा, क्या हो गया। इसी लैंग्वेज में बोलते थे? हाँ या ऐसे अपनी लोकल भाषा में बोलते थे? लोकल में ही। वो बताओ। यार अब दो डॉक ले आवे, दो डॉक प्रोफेशनली से, तू भी बन प्रोफेशनली, तू दौड़दा क्यों लागे सन, दो डॉक है सब, मतलब कि भाई अच्छे से पकड़ भाई, तू यहाँ नहीं आ रहा कैमरे में बिल्कुल भी ठीक, तू डर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सीन की डिमांड है। हाँ, तो मतलब फिर वीडियो भी मैक्सिमम मैंने उस टाइम जितने मैंने गाने गाए मैंने ही वीडियो किए। अच्छा, बिल्कुल, कमलेश भाई ने मेरे अंदर से डर ही निकाल दिया कैमरे का, वीडियो का जो भी है। तो उस दिन से लेके आज तक मतलब अब तो चलो Now you are a ना pro. कि लगता है कि एक्सपीरियंस भी जैसे कैमरे का, अब तो कैमरा अपना अपना ही लगता है, अपना ही है जैसे। उस टाइम की शूटिंग की किससे बताओ ना, और कैसे होता था शूट एक दिन में, कितने मतलब? उन दिनों क्या होता ना भाई, जैसे बंदा ना इतना ज्यादा नहीं सोचता था कि भैया ये इस गाने सैड सॉन्ग है कि लव सॉन्ग है कि डांसिंग वाला सॉन्ग है, तो भाई इसमें स्टोरी भी कुछ हो। तो फिर होता क्या था, चाहे सैड सॉन्ग हो चाहे लव सॉन्ग हो, बस डांस ही करना आपने, बस डांस ही करना आपने, बस चेहरे चेंज होते थे, लड़का लड़की चेंज, बस गाना वही। तो 4-5 गाने करते थे, क्योंकि 10 गाने होते थे ना उस टाइम एक एल्बम में जैसे, तो 4-5 आज निपटा लिए, 4-5 कल निपटा लिए, तो फिर एडिटिंग करके फिर वो सीडी वो करके पूरा हो जाता था। साथी कौन कौन होते थे? और दीपक चंदेबा और चंद्रमणि CM तोशी। ओके भाई साहब वो बहुत अच्छे सिंगर है, कंपोजर है, तो वो हुआ करते थे उस टाइम उनके, जैसे हर एक एल्बम में वो होते ही थे। फिर मेरे को तो होना पड़ता था, क्योंकि मैंने गाए होते थे, खुद भी होते थे, मतलब चार लोग पूरी एल्बम में वीडियो करते थे। तो जानदेवा भाई भी एक्टिंग करते थे? बिल्कुल। तो जंदेवा भाई का एक मैं आपको कमलेश भाई जैसे होते ना, कमलेश भाई एक तो टाइम के बड़े पाबंद थे, इतने बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे ऑन द स्पॉट होने चाहिए तो होने चाहिए, बस जिस बंदे ने देरी की बस समझो उसकी शामत आ गई। फिर वो हर कुछ जलील करते थे, भाई नहीं तू तो नहीं। फिर उस टाइम क्या होता था कि दीपक भाई, मैं हो गया, चंद्रमणि भाई हो गया, चल ठीक है भाई तेरा ये गाना हो गया, अब नेक्स्ट भाई दीपक। अब दीपक भाई का थोड़ा ऐसा कि लैंग्वेज में थोड़ा था, जो हमारी कुल्लू वाली बोली है, तो उनको जल्दी याद नहीं होती थी वो चीज़। दीपक भाई हैं कहाँ से? भुंतर से हैं बेसिकली, शायद वो सुंदरनगर या मंडी से है कहीं से। अच्छा। पर मैं काफ़ी टाइम से भुंतर में सेटल है, मतलब दादा से लेके। तो उनका थोड़ा सा वो याद नहीं गाने होते उनको ना। कमलेश भाई चल तब तक तू याद कर भाई, तू अगला आ जा, मेरे को अगला आ जा, तू सही कर रहा है बोला, कपड़े चेंज कर अगला गाने में तू ही कर दे बोला, कपड़े चेंज कर अगला गाने में तू ही कर दे। मतलब एक बार तो दीपक भाई ने वो एल्बम गाई थी, तो उसमें बहुत अच्छे गाने थे। उसमें भाई 10 में से 5 गाने मैंने किए थे, सिंगर दीपक भाई थे। अच्छा। और 2 दीपक भाई ने किए और 3 कमलेश भाई ने किए, मतलब मैं 5 गाने बस। कपड़े चेंज करो, लड़की का हाथ पकड़ो, लड़की चेंज, कपड़े चेंज, फ्रेम सेट, डांस करो, गाना खत्म, फ्रेम चेंज, कपड़े चेंज, दूसरी लड़की, बस कट एक्शन, ओके, बस यही होता था पहले। यही। और उस टाइम पता क्या भाई, उस टाइम लोग ना ऑडियो को ज्यादा पसंद करते थे, फिर वीडियो, फिर आगे। अब कमलेश भाई ने आज तक जो भी वीडियो में काम किया वो A1 किया हुआ है, तो लोगों को क्या हुआ कि देखने में भी अच्छा लग पड़ा, वो नहीं ध्यान देते थे कि इसमें स्टोरी ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। और फिर जैसे हमने पंजाबी गाने, जब से पंजाबी गानों में स्टोरी आने लगी, फिर वहां से भी थोड़ा लोगों की सोच बदलना शुरू की, नहीं यार थोड़ा गाना तो चलो हमने करना ही है, वीडियो 5 मिनट का, एक थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट डाल दिया जाए तो कुछ और मजा आ जाएगा। कभी खुद एक्टिंग नहीं करी कमलेश भाई ने? एक्टिंग कमलेश भाई करते हैं ना। हाँ, कमलेश भाई का एक किस्सा और मेरे को याद आ रहा है। बताओ। लाइव में एक बार हम लाइव में गए थे कहीं प्रोग्राम में, तो उन दिनों भाई KMS नाम काफी, अब KMS में कौन सिंगर आ रहे हैं वो उनकी मर्जी, भाई किसको जो होता था अवेलेबल उस टाइम। तो मैं एक बार गा के आ गया, फिर एक फीमेल सिंगर थी कोई, वो भी गा के आ गए, फिर मैं दोबारा चला गया, क्योंकि सिंगर तो हम ही थे, हमने ही गाना था। तो एक बंदा है मेरे पास, मतलब मेले जो सामने से था, बोला आप मत गाओ, आप रेस्ट करो, बहुत गा लिया आपने। बोला ये भाई नहीं बैठे हैं, बोला
इनको कब सुनना हमने। अच्छा वो क्योंकि वीडियो में देखा ना भाई को, क्योंकि अब भाई करते एक्टिंग ऐसे सीधे लगता था कि यही गा रहे हैं। भाई पहले एक्चुअल में ऐसा होता था, हाँ तो लगता था कि भाई यही है। मेन सिंगर का पता ही नहीं होता था कि एक्चुअल में सिंगर कौन है। बिल्कुल लगता था जो एक्टिंग कर रहा है वही सिंगर है। नहीं, ये बात तो कमलेश भाई खुद बोलते हैं कि भाई एक भी कबर बताओ कैसे जहाँ लिखा हो कि सिंगर कमलेश कुमार। भाई म्यूजिक संगीतकार कमलेश कुमार होता है, सिंगर का नाम लोग पढ़ते हैं, बोले मेरी क्या गलती है इसमें। मैं कहा सही भाई आपकी क्या गलती है। मैं कहा एक्टिंग कर रहे हैं। सामने वाला उस चीज को देखना ही नहीं चाह रहा है, जानना ही नहीं चाह रहा, तो मैं कहा तो उसको तो आपको देख के ही खुश है। बस फिर मैंने अंदर से आवाज आई, मैं कहा बस कमलेश भाई, मैं कहा आज आपकी बारी आ गई, मैं कहा अब गाओ आप। फिर बोला भाई, बोला ओ टीवी वाले आवाज नहीं लग रही, बोला कुछ। तो गा रहे उन्होंने सच में गाया फिर स्टेज पे गाया उन्होंने गाना उस टाइम। क्या गाना? उन्होंने गाया आई गे लोड़ी उथड़ी मनाली ओ शांता लाड़ी आई गे लोड़ी, ये गाया उन्होंने उस टाइम। बोला भाई मेरी क्या गलती है, मैंने तो देखा नहीं कि मैं सिंगर हूँ। ऑडियंस क्या बोली इस पे? ऑडियंस नहीं कुछ। जो वही बंदा वापस आया थोड़ी देर बाद मेरे पास, बोला भाई, बोला जो बोला टीवी में आता है ना, बोला वो नहीं आया। बोला मैं कहा वो कहाँ से आना। मैं कहा भाई जो टीवी में आता है, बोले भाई तेरे सामने खड़ा है तो क्या बोले फिर, ऐसा है। अच्छा, पर बहुत अच्छा रहा भाई, कमलेश भाई के साथ का एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा रहा। और कोई किस्सा कमलेश भाई का? एक बार हम शो करने गए जी, जन्माष्टमी का शो था, अपने पुंतर वाले एरिया में था कहीं। ओके। तो उस टाइम एक हमारे सिंगर है मेरे भाई साहब सोन सागर, वो थे। दीपक जंदेबा वो थे, मैं था। उस टाइम क्या था कि जन्माष्टमी का प्रोग्राम था वो। तो वहाँ होता था कि जैसे 12 बजे तक आपने थोड़ा कृष्ण भजन, कोई राम भजन, कोई मतलब भजन संध्या करनी है। जैसे ही 12 बज जाएंगे तो आरती गा के उसके बाद आप अपना जो हमारा फोक सॉन्ग होते हैं उस पर आप गा सकते। पहुंच गए, लास्ट में आरती गाने की बारी आई भाई। उस दिन मैंने अपने आप को बहुत जलील महसूस किया कि यार आरती नहीं आती गानी, ओम जय जगदीश हरे। अब मैं भी सच्चा भाई बचपन से एक यही लाइन सुनी है सिर्फ, स्वामी जय जगदीश हरे, बस भक्त जनों के संकट फल में दूर कर रहे। बस आगे कभी सोचा ही नहीं कि इसके आगे भी कुछ होगा। अपनी बात करूं, मैं सोचा ही नहीं। उस दिन फंस गए भाई, बस मैं कहा बस आज तो गए। और मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई को, कमलेश भाई थे कीबोर्ड बजा रहे ना ऑर्केस्ट्रा में, पीछे कीबोर्ड थे, तुम लोग जाओ गाओ आगे। मैं बहाना करके भाग गया, यूं बैक स्टेज में बैठा पिछली साइड को, बेचारा दीपक भाई और सोन भाई बस भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, बस एक ही लाइन तीन बार कैसे निकाला वो टाइम कसम से। एक ही लाइन, दोके ने बोला कुछ है ना भाई, क्या चल रहा है, क्या बोलना, फिर कुछ ना कुछ करके हो गया। उस दिन निकल गया टाइम, फिर बाद में लगी क्लास ना, फिर खुद को भी लगा मेरे नहीं यार ये तो बहुत बुरा हो गया। अब आता है? नहीं अभी भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता। नहीं तो हमसे खिलौना कर दीवार पढ़ लेना के बाद जय जगदीश हरे। आरती बड़ी भारी पड़ गई थी उस दिन। आपका सबसे हिट गाना किस गाने को आप मानते हो? सैंज मारा होटल, राठी जी ने लिखा जो? हाँ जी। अपने कुल्लू में, मनाली में, मंडी में, कांगड़ा में, रामपुर में, शिमला में, जहाँ भी जाते हैं तो मतलब बस ये गाना। और उसके बाद हमारे जब लोकल फंक्शन होते हैं तो जो हमारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र, जो बजंतरी होते हैं, जब फिर वो जब इस गाने को शनाई पे बजाते हैं तब मुझे लगता है कि बस सब सही जगह पहुंच गया है गाना। वाह। बस वहां तक कोई गाना नहीं पहुंचता, बहुत कम गाने पहुंचते हैं वहाँ पे, बहुत रेयर। राठी जी के तो सारे गाने वो तो लिखते ही वैसा कुछ अलग नेक्स्ट लेवल का लिखते हैं वो तो, फिर बस ये भी उनका लिखा हुआ है। एकदम से जुबान पे आने वाला गाना है। पहले तो आप 2 लाइनें गुनगुना दीजिए इसकी। बुरा रोग दिलारा यारे लोका हेरे गला दे, दिलेरी गला बोल दे, हो दिलेरी गला बोल दे, हंसे जरा ना शर्मा दे, ओ ना शर्मा दे ऋतुए, हंसे जरा ना शर्मा दे। जितना अच्छा राठी जी ने लिखा है भाई इस गाने को, उतना अच्छा म्यूजिक सुरेंद्र भाई ने दिया। सुरेंद्र नेगी जी मतलब नामी संगीतकारों में जी, बिल्कुल। तो उनके पास से उस टाइम पूरी एल्बम की थी मैंने, 10 गाने थे इसमें, तो जिनके वीडियो हमने धीरे धीरे उस टाइम करना शुरू किए थे। राठी जी की खास बात क्या लगती है आपको? गायकी और जो लिखते हैं वो, उसके तो चलो मैं क्या, उसका तो पूरा हिमाचल, पूरी दुनिया दीवानी है, सब फैन है। उसके बाद जो मतलब खुद वो एक इंसान है, वो शायद मैंने जितना उनको करीब से देखा तो मतलब वो उनके साथ बैठ के नहीं होता नहीं है, पॉजिटिविटी आती है जैसे, अच्छा है ना, तो वो आती है, मतलब वो मुझे उनकी खास बात लगती है। सलाह मशवरा आप देते रहते हैं? आपको कुछ हो? देते रहते हैं।
पर अगर ये एपिसोड मुझे पता है, मैं दिखाऊंगा उनको, तो जो वो सलाह देते हैं ना, मैं भी उनको सलाह देता हूँ कि आप भी देख लीजिए। आप भी कंट्रीब्यूशन करो उसमें थोड़ा सा। राठी जी समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी। आपकी सलाह हमने भी इनको दे दी है। इनकी सलाह भी हमने आपको दे दी है राठी जी, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो। बहुत ही बढ़िया। तो आप बात बता रहे थे इससे पहले KMS की, कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। मेरी क्यूरियोसिटी थी जानने की एक बात को, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं था। मेल मॉडल तो चलो फिर भी समहाउ आप कर लो, फीमेल मॉडल्स को अरेंज करना उस टाइम पे कितना टफ होता था? भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब कि बस पैर पकड़ने रह गए, बाकी हमने सब कुछ किया हुआ है कि प्लीज़ हमारी जिम्मेवारी है, हम ले जा रहे तो हम छोड़ के भी देंगे। तो बहुत, पर मैं उस टाइम ना एक बात सोचता था उस टाइम भाई, जो आज सच साबित हुई है, कि मैं कहा भगवान, एक दिन तो आएगा ऐसा कि ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी हमको। सामने से खुद लोग आएंगे कि हमने इस चीज़ को, तो मतलब सामने से लोग खुद तब आएंगे जब हम इस चीज़ को सही ढंग से पेश करेंगे, तो ही आएंगे ना भाई सामने से। राइट। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो फिर कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। राइट। एक तो ऐसे, फिर आपको पता सोच हमारे लोकलिटी में कैसी होती है कि भाई नहीं भाई, लड़कियों के लिए चीज़ ठीक नहीं है, उनको तो पढ़ना चाहिए, तो बेकार के लोगों का काम है, बोलते हैं ऐसा। मतलब कि आज की जनरेशन शायद बोले ना बोले, पर जो मैंने सुना है, खुद झेला हो, मैं उसको बोल रहा हूँ आपको ना, कि लोग बोलते थे कि यार ढंग का काम करो, क्या है। तो मतलब बहुत मुश्किल होती है। पर आज नहीं, आज जो आएगा वो दिल से आएगा और वो काम भी अच्छा कर रहा है। मतलब कि कोई जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं कि भाई चल तू, तेरे को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। राइट जी। वॉइस ऑफ हिमालय। हाँ जी भाई, वॉइस ऑफ हिमालय तो एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, कि उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में फिर क्या क्या चला। और उसकी भी एक सच बात ही है, 2009 में जब हुआ था, तो इसके जो कोऑर्डिनेटर थे, जो प्लानर थे, महेश चंद्र जी, जिन्हें मेशी भाई बोलते हैं, तो मेशी भाई का मैं हमेशा, मतलब मरते दम तक मैं थैंक्स करना चाहूँगा उनका, और शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने ये चीज़ सोची। नहीं तो उससे पहले हिमाचल में मुझे लगता कि कोई इस तरह का कोई इवेंट हुआ करता था। राइट। इंडियन आइडल होता था, सारेगामा होता था, वो बड़े प्लेटफॉर्म पर होता था वो, या अपने हिमाचल में। तो आज की डेट में जो भी हिमाचल में सिंगर्स हैं जो स्टार नाइट कर रहे हैं, तो वो सारे सिंगर उस टाइम उस कंपटीशन में थे। जैसे कि किशन वर्मा जी, गीता भारद्वाज जी, दीपिका मुस्कान, जो कृतिका तनवर जी, उसके बाद कुमार साहिल। अच्छा, कुमार साहिल भी। हाँ जी, और साथ में मैं, उसके बाद मुकुल भाई सोलन से है। अच्छा। योगेश मुकुल नाम है उनका। ओके। वो उस टाइम सेकंड आए थे, थर्ड मुस्कान थी, फर्स्ट मैं आया था। तो हम सारे उस टाइम थे। और उसमें भी पता क्या था, मैं उन दिनों थोड़ा पतला हुआ करता था और करली बाल हुआ करते थे मेरे। तो एक मेरे फ्रेंड है मनाली में, दीपक शर्मा, तो उसका एक ग्रुप था। तो उसने क्या बोला पूरी साल की, बस उन दिनों मैन पर्सनैलिटी का भी होता था कार्निवल में। जैसे अब तो विंटर क्वीन होता खाली, मैन का नहीं होता, तो उस टाइम होता था कि भाई लड़कों को भी मौका मिलता था पूरी रैंप वॉक करने का, बिल्कुल पोज देने का। तो वो करने के लिए गया था मैं वहाँ पे। बैग पैक करना ले गया था, कपड़े में 2 पैंट आपसे मांग ली, 2 टी-शर्ट किसी से मांग ली, 2 जैकेट किसी से मांग ली। अच्छा। खुद के पास तो थे नहीं, सिर्फ बस का किराया था आने जाने का, बस और कुछ नहीं। 2009 की बात है। तो वहाँ पे जो उस टाइम मुझे कुछ एक जानते थे मनाली में, देखा था भाई सिंगर है, तो उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि भाई तू किस चक्कर में पड़ा हुआ, तेरा काम ही नहीं है, तेरा काम सिंगिंग करना, तू वहाँ जा। तो उन्होंने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। फिर मैं कहा ठीक है चलो, सही बोल रहे हैं आप। तो वहाँ पे एंट्री थी भाई 1000 रुपये उस टाइम, और मेरे पास सिर्फ 30 रुपये थे जेब में, बस का आने जाने का किराया। 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ कि एंट्री 1000 रुपये, मुझे तो बहाना चाहिए था भाई, ताकि वो लोग मुझे ना बोले कि तू इसमें जाए, उसमें मत जा। तो मैं भाई पैसे नहीं, रुको हम करते हैं। तो भाई मेरे 4-5 जो दोस्त थे वहाँ पे, उन्होंने सबने 1000 रुपये इकट्ठा किया। दोस्तों के नाम तो बताओ। सोन सागर, गुड्डू मनाली से है गुड्डू भाई, और ठाकुर प्रेमी, बस ये मुझे याद है। बाकी इन्होंने जो भी किया था, बाकी इन्होंने किन से लिए वो नहीं पता मुझे। बस ये जो 3-4 लोग थे, ये लास्ट तक मेरे साथ उस टाइम रहे। तो कर लिया 1000 रुपये पूरा, और चला गया मैं ऑडिशन देने। ऑडिशन दे दिया, कम से कम 125 लोगों ने ऑडिशन दिया था वहाँ पे मनाली में उस दिन। तो 10 दिन के बाद कॉल आई कि आप सिलेक्ट हैं, तो आप 1 तारीख को मनाली फलाने होटल में आपका रूम है, तो वहाँ पहुँच जाना आपने, तो बाकी की इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ दी जाएगी। फिर पहला राउंड हुआ, मतलब कंफ्यूज था बुरी तरह से, होता ना प्रेशर,
पहला दिन निकल गया, तो लिस्ट लग पड़ी, मैं आज यूँ देख रहा हूँ बड़ा नाम, अच्छा हाँ ठीक है, आप आज भाई इस तरह का गाना है आपको, तो वो तैयारी करके गा लिया। तो मतलब मनाली के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम, क्योंकि वोटिंग भी हुई थी ना वहाँ पे, जो लास्ट में टॉप 7 नंबर रह गए थे। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मतलब मैं एक बार फिर से महेश चंद्र जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये फॉर्मेट बनाया, और जिस वजह से मुझे आज हिमाचल में जानते हैं कि अच्छा आप थे फर्स्ट विनर। अब तो मुझे उस कंपटीशन में सेवा करने का मौका भी मिला। मैं धन्यवाद करूंगा मनाली का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी है, जो आज से पहले रहा हुआ है। तो भाई मैं एज ए जज उसमें आज की डेट में मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आते हैं, तो मतलब एक उनकी एक कनेक्टिविटी मेरे साथ ये होती है कि एक ये चीज़ होती है कि ये जो बंदा सामने हमारा जज बैठा हुआ है, तो ये भी हमारे तरह किसी दिन मतलब कि इसमें आया था, कंपटीशन में आया था। एक उनको विश्वास है मुझ पे। महेश चंद्र जी हैं जी, इनके बारे में पता, ये क्या करते हैं? म्यूजिक फील्ड से मतलब बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। तो शायद राजेंद्राचार्य जी ने आपको बात नहीं बताई होगी, ये मुझे लगता है कि ये साथ ही बॉम्बे गए थे जब ये स्कूल में शायद पढ़ते हुए कॉलेज में थे। ये साथ, जहाँ तक मुझे धुंधला सा पता है, मुझे सुनी गई बात, ये साथ में बॉम्बे गए थे। ओके। ये स्टूडियो का जो भी उस टाइम था, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, अगर बताया भी होगा तो। हाँ। और अमीशी भाई का स्टूडियो उन्होंने मनाली में निकाला, जॉनी भाई ने कुल्लू में निकाला। पहले मनाली में था, फिर कुल्लू में, फिर मेशी भाई ने धीरे धीरे बंद कर दिया मेश भाई ने स्टूडियो अपना। तो वो बहुत अच्छे बेसिक गिटारिस्ट हैं। ओके। एक बात शेयर करना चाहता था मैं, लास्ट में जब रिजल्ट निकला ना, तो उल्टा शुरू करते हैं ना जो एंकर था, पहले थर्ड कौन है, फिर पता क्या, सच बताऊं तो मतलब मैंने थर्ड तक की उम्मीद रखी थी भाई, चलो इतना, जैसे फिर थर्ड, फिर मुस्कान का नाम आया तो दिल ही टूट गया। मैं कहा बस अब हो गया। अब हो गया। मैं कहा फिर मैं सुबह की प्लानिंग करने लग पड़ा था माइंड में ऑन स्टेज, सुबह बस पकड़ने तो घर निकलना। फिर दूसरा आ गया जी, फिर मुकुल भाई, उसका नाम आ गया। मैं कहा अब आने दो, मैं कहा जो भी, मैं कहा मेरा जो मैंने सोचा था, मैं कहा वो तो खत्म हो गया अब। तो जैसे फर्स्ट का नाम आया, और उतने से जिनके मैंने आप नाम बताए, जिन्होंने एंट्री के लिए मुझे मेरी दोस्तों ने उन्होंने ऐसा शोर किया पीछे से कि बस क्या ही हो। फिर मेरे को कर रहे इशारा, भी तेरा नाम आ रहा है। मेरे को अजीब ही हो गया ना भाई, एकदम से मतलब कि जो चीज़ सोची नहीं थी वो भी होगी। तो मतलब सब देख रहे हैं मेरे तरफ यूं, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा। और आगे से पब्लिक शोर, सीटियाँ, ये वो, लाइटिंग, मतलब कि थोड़ा जग घूमिया हो गया उस टाइम थोड़ा सा। क्या बात। तो फिर एंकर ने बोला कि जी आप एक कंपटीशन जीत गए तो मुबारक हो, आप पहले वो बने, तो कुछ बोलना चाहेंगे। तो फिर मेरे मुंह से एक ही बात निकली, मैं एक शख्स को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, मैं कहा जिसकी वजह से मैं कहा आप मुझे अभी ये ट्रॉफी दे रहे हैं और आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं विनर हूँ। बोलो कौन? मैं कहा वेलकम मिस्टर सोन सागर, कि मैं कहा उसको बुलाऊं। वो बंदा पर से रोते रोते आ गया, और उसने मेरे को भी इमोशनल कर दिया। माइक ऑन था, गले मिल रहे, दोनों रो रहे हैं, पूरा मीडिया पूरा लाइव जा रहा, पूरा कार्यक्रम जो भी पूरा मनाली देख रहा है। मतलब कि वो पल ही कुछ ऐसा था लाइफ में, और किसी ने सोचा भी नहीं था, मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं जा तो रहा हूँ और वापसी में मैं क्या लेके साथ में आ रहा हूँ, जैसे होता ना। और उस टाइम 75,000 का चेक था मेरा, जो फर्स्ट प्राइज था मेरा। तो मैं घर जैसे ही पहुंचा, 75,000 जो बंदा 30 रुपये लेके गया हो, तो सोचो उसके लिए 75,000, तो मतलब मेरे लिए तो करोड़ों के बराबर था। और साथ में ट्रॉफी 2009 की बात है। 9 की बात। तो जैसे मैं घर गया तो मैंने पूछा कि भैया चेक तो दिया हुआ, अब इसका कैसे मेरे को पैसे मिलेंगे? तो बोला कि अकाउंट निकालना पड़ेगा आपको फलाने बैंक में जिसका चेक है, तो वहाँ आ जाएगा, ऐसा बोला कुछ। तो अब अकाउंट खोलने के लिए अब 20-30 रुपये तो अकाउंट निकलना नहीं था उस टाइम, शायद 400 रुपये था कि 500 था उस बैंक का, कि 400 कम से कम चाहिए। वो 400 मांगे मम्मी से, मम्मी ना दे। तू मेरे से क्यों ले रहा 400 रुपये? 75,000 को तो 75,000 मिले, तू उल्टा दे। मैं कहा मम्मी नहीं, अकाउंट निकालने के लिए पैसे चाहिए। नहीं तू तो झूठ बोल रहा है, तू पता नहीं क्यों मांग रहा 400 रुपये। और मैं कहा नहीं भाई, दो आप अकाउंट निकलेगा, फिर ये पैसा उसमें जाएगा, फिर आपको 400 आप वापस दे दूंगा मैं। मानने ही नहीं, बड़ी मुश्किल से ठीक है खोल दिया जी फिर। और ये चेक मुझे उस दिन मिला जिसके कारण मेरा बैंक में अकाउंट निकला। तो पहला आपका अकाउंट? पहला 2009 से पहले मेरा कोई अकाउंट नहीं था भाई बैंक में। होना भी किस लिए था, कमाते ही नहीं थे, उस तरह का था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। आपने बहुत सारे लाहौल के गाने भी गा रखे हैं जी, वो कैसे शुरुआत हुई? भाई ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरे एक फ्रेंड है, लाहौल से है,
गणेश कारवा जी। ओके। उनकी टैक्सी हुआ करती थी और वो मेरे मकान मालिक हुआ करते थे जब मैं कुल्लू में रहता था उनके घर में। तो जब यारी दोस्ती उनसे हुई तो उनके साथ जाया करता था मैं गाड़ी में। तो पीछे सवारी होती थी तो आगे हम बैठे होते थे। तो मैं नया नया ड्राइवर था, उस टाइम ड्राइविंग सीखी थी। तो एक कारण वो भी था जाने का कि मुझे गाड़ी चलाने को मिलेगी, टाटा सुमो। तो उन दिनों टनल थी नहीं, अटल टनल जो अब वो तो थी नहीं, रोहतांग टॉप होकर जाना पड़ता था। रोड की हालत इतनी ख़राब थी। टाइमिंग होती थी सुबह की, जैसे 3 बजे 3:30 बजे गर्मियों के दिनों में। तो नींद से उठना पड़ता था, चल भाई। तो जो गाने लगाए थे उन्होंने स्टीरियो में, तो बस ऐसे गाड़ी में बैठते दोबारा से नींद आ जानी। तो वो गाने चलते रहे माइंड में। तो हफ्ता 10 दिन तक मैंने पूछा नहीं किसने गाया किसने नहीं गाया। एक दिन मैंने पूछा उनसे, मैं कहा भाई किसने गाए गाने। फिर उन्होंने जिनका नाम लिया तो वो भी लाहौल के ही हैं, SSB से रिटायर हुए हैं, देव कोड़फा जी। तो मतलब वो इंसान है, अगर उस दिन उनके गाने नहीं सुने होते ना भाई, तो शायद पता नहीं मैं गाता लाहौल का नहीं, क्योंकि पता नहीं एकदम से वो इंटरेस्ट अंदर से पैदा हो गया कि मैं कुल्लू का बहुत गा लिया, तो मैं कुछ अब यही चीज़ करनी है। क्योंकि मैंने लाहौल देखा भी था उस टाइम, 2-3 साल जब उनके साथ कंटिन्यू गया मैं। तो जो कल्चर था, शादी में मैं गया, हर फंक्शन में मैं गया, तो मतलब उस कल्चर को एक करीब से देखा हुआ है। तो एक इंटरेस्ट पैदा हो गया कि नहीं मुझे करना, तो ये चीज़ करनी तो करनी है। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, देव कोड़फा जी से। तो उन्होंने मुझे अपने गाने दिए स्टार्टिंग में गाने के लिए। तो घुरे, मतलब कि जो ट्रेडिशनल सच्ची घटना पे जो होता है, घटित हुआ होता है, उसको के आगे गाने का रूप दे देते हैं। तो उसको घुरे था, वो गाया। तो मैंने बोला, जॉनी भाई ने मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड किया गाना। तो मैंने भाई को बोला, मैं कहा भाई जब तक मैं कहा वो खुद नहीं आएंगे, वही बताएंगे इसको कि इसमें दोबारा गाना है या नहीं गाना दोबारा। तो मैंने गा लिया। तो जैसे देव भाई आए तो ओके फाइनल है। मैं परेशान, मैं ऐसे कैसे, मुझे तो लगा शायद इसमें कमी रह गई होगी। तो वो थोड़ा चंबियाली, बिल्कुल टिपिकल नहीं था लाहौल का, चंबियाली पांगी वाला टच। हाँ, पांगी टच था कुछ वो। तो वर्ड उसमें सिंपल वर्ड थे, तो मैंने गा ली। तो वो गाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता गया। फिर जिनके साथ मैं आज की डेट में काम कर रहा हूँ, लाइल सुर संगम, जिनका वो लाइल सुर संगम है, अपने बड़े भाई किशन हंस जी, लाहौल से हैं। ओके जी, वो एक ड्राइंग टीचर है स्कूल में। तो बस फिर वो इंसान मुझे जब से मिले, उसके बाद थोड़ी स्पीड और बढ़ गई। जैसे होता नहीं, जैसे कि आप चल रहे हो, आपको थोड़ी सी चार्जिंग की जरूरत पड़ गई बीच में, ठीक ठाक पुश मिल गया आपको। बस फिर मतलब उस दिन से देखो 2014 से लेके भाई आज 10 साल हो गया, हम कंटिन्यू लगातार हम काम कर रहे हैं। मतलब कि साल में 2 गाने 3 गाने जो भी है अब कंटिन्यू कर रहे हैं सारे। और कई लोग मुझे बोलते कि भाई अब हम लाहौल का हो के हम इतना क्लियर नहीं गा पाते, आप कैसे गाते हो। तो मैं कहा आपको बताऊं, मैं कहा मैं किसका फ़ैन हूँ, बोले किसका। मैं कहा उदित नारायण जी का फ़ैन तगड़ा हूँ मैं, रफी साहब और उदित नारायण जी, 2 बंदों का फ़ैन हूँ, बाकियों का नहीं हूँ। सुनता सबको हूँ, सब अच्छे हैं, पर होता ना कि किसी का इफेक्ट ज़्यादा होता है ना आपकी ज़िंदगी पे, वो 2 इंसान। तो मैं कहा वो भी जब आप बात करते हैं तो वो बेसिकली नेपाल से हैं, तो वो भी हिंदी मतलब इतना क्लियर गाते हैं उदित जी, जो बाकी लोग भी नहीं, मुझे लगता है। तो मैं कहा ऐसा होता है, 4 लाइनें लिख के दे दी तो सारा फोकस वहीं होता है फिर कि ये बस, अब देखो मैं नहीं हूँ यहाँ का, पर मैं यहाँ की लैंग्वेज में गा रहा हूँ, तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो चाहे हम ज़्यादा सीरियस उस चीज़ को ले लेते हैं, तो वो जितना सीरियस लेंगे तो क्लियर ही आएगी ना वो चीज़। तो आपका एक गाना है मनमौजी। हाँ जी, बिल्कुल। उसकी स्टोरी बताएंगे। DVD CD होती थी उस वक्त, जब स्टार्टिंग में उनका एंड था DVD, क्योंकि शायद ये बात 14 की है। जॉनी भाई बोले जी इसमें एक गाना कम रह गया। मैं कहा भाई ठीक है, 8 नहीं करने 7 ही करो। मैं ठीक, और मैं एक आधा कर लो और। बोला किसी एल्बम में? हाँ, उसमें 8 गाने थे। तो मैं कहा गाना कहाँ से लाए, अब खड़े कैसे करें। बोला एक गाना है, बोले मैंने गाया था तो इसको गा लो। मैं कौन सा गाना, फिर जैसे भाई ने गाया मन मौजी, मैं मतलब कि क्या बोल रहे हैं इसको, बोला नहीं गा लो ठीक है। फिर बोला भाई ने कि चलो ठीक है गा लो, तो गा लिया। और आज जहाँ भी मतलब लाहौल के स्टेज होते हैं ना भाई, तो वहाँ पे इस गाने को 3-4 बार गाना पड़ता है। इतना मतलब कि इतना पॉपुलर सॉन्ग हो गया, और मतलब कि इजी भी है, और लेडीज जेंट्स सब, मतलब बच्चे बूढ़े सब झूमते हैं इस गाने पे। तो हमने उस टाइम तो नेगलेक्ट करने के चक्कर में थे कि नहीं ये नहीं गाना। तो अब देखो ना, यही होता है कई बार हम जिन चीजों को वो करते हैं ना, अवॉइड करते हैं। इसलिए जॉनी भाई थैंक्स, आपने उस टाइम जोर नहीं डाला होता तो ये गाना होता ही नहीं आज। तो जब ये दोनों आए थे, जॉनी जी और गोपाल शर्मा जी,
हमने बड़ी मुश्किल से इनसे एक बोला था कि कुछ तो गा दीजिए, तो उन्होंने यही गाना गाया था। बोले एक था मनमौजी। तो क्या आप मनमौजी की 2 लाइनें गाएंगे? बिल्कुल जी। मन मौजी हो मेहता मन मौजी हो, मन मौजी हो मेहता मन मौजी हो, पीना 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 पिया लेना ओ मेहता मन मौजी हो, मन मौजी हो मेहता मन मौजी हो। लाहौल की बात चल रही है जी। तो लाहौल के लोगों की खास बात क्या लगती है आपको? जहाँ तक मैं आज तक जितना जान पाया हूँ, पर मेरा तो सबने सपोर्ट ही किया हुआ है। जो भी मेरा नॉन है लॉल में, चाहे जो अननॉन है, मतलब सब ने मेरा सपोर्ट ही किया हुआ है और मुझे इतना प्यार दिया हुआ है। कभी कभी मुझे खुद लगता है कि मैं कुल्लू का ही, मैं लॉल का ही हूँ। मतलब मैक्सिमम लॉल के जो भी लोग हैं, मैक्सिमम कुछ एक है ऐसा जो ये मानते हैं कि मैं लॉल से ही हूँ। हाँ, वो आपस में बात करते हुए मैंने देखा कई बार, पूछते फिर मेरे को बताते कि ये तेरे बारे में ऐसा पूछ रहे थे कि ये कौन से गाँव से है, क्योंकि इतना मैं घुल मिल चुका हूँ भाई लॉल में, लॉल की वादियों से। और आपको एक बात बताऊँ, मतलब मेरा सबसे पसंदीदा जगह अगर आप पूछें पूरे दुनिया में, तो वो 2 ही चीज़ें हैं, एक लाहौल स्पीति और एक लद्दाख। क्या बात है। तो मतलब बहुत प्यार दिया हुआ है, यही उनकी खास बात है कि वो मतलब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा कोई कुल्लू का तो गा नहीं रहा है, यहाँ पे कोई मंडियाली गाना तो कर नहीं रहा है, हमारा कल्चर ही प्रमोट कर रहा है, हमारा कल्चर ही गा रहा है, इसको पता नहीं इसमें क्या इंटरेस्ट है। मैं तो शायद होगा कुछ पिछले जन्म का जो मैं इस जन्म में पूरा कर रहा हूँ, तो बस साथ मिल रहा है, बस जब तक मिलेगा चलते रहेंगे। लाहौल में फिर कहाँ कहाँ घूमते हो? जिन लोगों के साथ शुरुआत हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका गाँव, जैसे मैंने किशन भाई की बात की, किशन जी की बात की, उनका गाँव शानशाह है। तो फिर शानशाह गाँव के जितने फिर और मेरे नोन हुए, यार दोस्त हुए, वो भी वहीं से ही है। तो मतलब सबसे पहले तो वहीं जाना होता है, उसके बाद केलन, जिस्पा, उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, फिर धीरे धीरे वो सफ़र आगे को बढ़ता गया। फिर थोड़ा पांगी पहुंच गए हम। अब पांगी के लोगों ने भी प्यार देना शुरू कर दिया। पिछले 5-6 सालों से लगातार मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। एक इवेंट होता है वहाँ, मेला होता है, फूल यात्रा, ट्रेडिशनल मेला, तो उसमें मैं पिछले 4 सालों से रेगुलर कंटिन्यू गा रहा हूँ। नहीं तो एक सिंगर के लिए एक स्टेज पे इतना गाना बहुत मुश्किल बात होती है। राइट, और लोगों का प्यार है जो बार बार बुलाता है। बिल्कुल। तो लाहौल के लोगों के लिए आप क्या गाना चाहोगे? आता है मीना ध्याड़ा लचंग रिंग बंजियोशी, आता है मीना ध्याड़ा लचंग रिंग बंजियोशी, लचंग रिंग बंजियोशी, लचंग रिंग बंजियोशी, आता है मीना ध्याड़ा लचंग रिंग बंजियोशी। ये एक ऐसा गाना है लाहौल का, जितने भी लाहौल के लोग बाहर सेटल हैं, तो मैक्सिमम कमेंट उन लोगों के आए इस गाने के लिए, क्योंकि इस गाने का मतलब है कि पति अपनी पत्नी, मतलब बुजुर्ग पति पत्नी है, वो अपनी पत्नी से बोल रहा है कि चलो, बोला वो जो चांद दिख रहा है ना, तो उसके पास चलते हैं। बोला क्यों? बोला हमारा कोई नहीं है, बच्चे हैं, वो सारे बाहर सेटल है, हम 2 ही है। बोला उसके पास चलते हैं। बोला चांद पूछेगा तुम क्यों आए, तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ पे है, तुम्हारे पोतरा पोतरू जो भी है वो कहाँ पे है। तो बोला कुछ ना कुछ बोल देंगे उनको कि भाई हमारे साथ ही जो भी है। बोले चलो, बोला यहाँ कुछ अब दिल नहीं लग रहा, बोले चलो वहाँ चलते हैं। तो मतलब एक रियल इमोशनली उन लोगों को ज़्यादा कमेंट आए इस गाने पे। आएंगे, नेचुरल सी बात है, बात ही कुछ ऐसी है। और पांगी के लोगों के लिए क्या गाते हो आप? पांगी के जो बस सुने जो स्टेज पे चलते हैं, कांगड़ा के, चंबा के, बस वही। कौन सा मेन गाते हो आप? धूप लगी सारे सुराल लामा कुंजू सोई बैठे, धूप लगी सारे सुराल लामा कुंजू सोई बैठे, पत्ता की लाड़े ठाण लामा कुंजू तांबी ना उठे, पत्ता की लाड़े ठाण लामा कुंजू तांबी ना उठे, बड़ा डूगा नाला से चूनाला हिरना, बड़ा डूगा नाला से चूनाला हिरना, ऐसा से गाने हैं। वाह, क्या बात है। तो रमेश भाई, नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अपकमिंग भाई एक बहुत ही अच्छा गाना आने वाला है। मतलब ऐसा इस तरह का गाना मैंने फर्स्ट टाइम ही गाया, क्योंकि एक नई और एक फ्रेश कंपोजिशन है जो कि गुरुजी ने लिखा हुआ है। और थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी इस कंपोजिशन को गा पाऊँ। तो भाई एक साइड सॉन्ग है, एस डी कश्यप जी। हाँ जी, एस डी कश्यप जी। तो बहुत टाइम से बात हो रही थी कि एक गाना रखा हुआ है तेरे लिए, तो अभी गाया। ओके जी, मैं उसकी 2 लाइनें आपके समक्ष
पोषा बोला माघारी शुनी शुनी रातडी की बेघोणी नींद रे जागीलो नींद रे जागीलो बावली गे मानुए की बेघोणी नींद रे जागीलो। क्या बात है रमेश भाई, आपकी जो स्टोरी सुनी मैंने अभी तक, जो भी आपके बारे में जाना है, जिस बैकग्राउंड से आप आए हो कुछ नहीं था, और जो इतना कुछ आपने अचीव किया है, आपकी तरह बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग आई एम श्योर हैं जो सपना देखते हैं इस तरीके से कि भाई कुछ करना है ज़िंदगी में, बट उनको भी वही होता है कि पैसे नहीं है, या फिर कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, यू नो। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो फाइनेंशियली शायद उस तरीके से नहीं है बट टैलेंटेड है? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मैंने खुद झेली हुई है, वो ये चीज़ कि अगर आप में इस चीज़ का शौक़ है, आप अपने आप को एज ए सिंगर देखना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप ऑप्शनली मत रखो कभी भी। मतलब जैसे कि ठीक है, अगर कुछ टाइम गाता हूँ मैं, अगर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो मेरा ये काम है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। डिवोट मतलब होता ना, डेडिकेशन पूरी, मतलब उस चीज़ में आप पूरे घुस जाओगे, बस मैंने करना तो ही करना है, तो भगवान आपको एक दिन साथ देगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी में एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ में मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर वालों की बात मानता हूँ, या तो अपने खेतों की तरफ ध्यान देता हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो मैं ज़ीरो था, तो या तो मैं इनकी बात मान लूँ या तो कहीं और कुछ काम ढूंढ लूँ। तो नहीं, एक वक्त आया था ज़िंदगी में ऐसा, पर बोलते हैं ना, सर पे कफन बांधने की बात आती ना, बांध लिया था कफन कि देखा जाएगा जो भी होगा। अब भूखे तो नहीं मरेंगे, पर कुछ ना कुछ तो करेंगे हम अपने लिए, पर सब कफन बांधे तो चल पड़े। तो आज लोगों ने प्यार दिया, आज जो चीज़ हम सोचते थे आज हम उस चीज़ को कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, होता ना ऑप्शन में रखने वाली बात, वो नहीं करना कभी। आप गाते हैं दिल से गाइए, और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अच्छा गायक होने से पहले आपका अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी बात है। भगवान साथ देगा आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जाते जाते दर्शकों के लिए एक कि देखिए, ऐसा है ना, मेरे सामने जब भी कोई म्यूजिक वाला बंदा आता है ना, कोई सिंगर आता है ना, मेरा मन करता है ये भी सुन लूँ, वो भी सुन लूँ, और ऑडियंस को भी सुना लूँ। जी बिल्कुल, मैं शर्मा जी का गाना सुनाऊंगा, गुरुजी का, दर्पेंद्र शर्मा जी का। क्या बात है। हो जुग रुश दाता सोहंदा हाऊं, रूठा दिलारा मानू, हो जुग रुश दाता सोहंदा हाऊं, रूठा दिलारा मानू, दुनिया छोड़ी मैं जुड़ी रीत ये, दुख मेरा नी जानू लो, मनी ले बे संगिया मेरे, कोम शुणनु सारा लो, कैंढा रूठा मारा रिझे रमाणू, छूटा सुपना सारा हो, जोत घेरी लो बादले काले। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। The Himachali Podcast.